नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम देखेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का अध्याय 5, जिसका शीर्षक है पंचायती राज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस अध्याय में जो हमें समझना ज़रूरी है। दोस्तों, पंचायती राज यह शब्द पंचायत से मिलकर के बना हुआ है। अब ये पंचायत क्या होती है, आपने भली भांति यह पढ़ा है और जाना है पिछले अध्यायों में कि सरकार क्या है, सरकार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं और सरकार अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग वर्गों में विभाजित होती है, जिससे उसे काम करने में, उसके कार्यों में आसानी होती है। उसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यदि हम बात करें गाँव की, तो वहाँ पे होती है पंचायत। ठीक है, जैसे नगरों में होती है नगर पंचायत, नगर पालिका। हम सब के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस अध्याय में हम बात करेंगे पंचायती राज की। दोस्तों, जब लोग अपना लीडर चुनते हैं, अपना कोई नेता चुनते हैं, तो वह नेता या वह प्रतिनिधि जिसे हमने चुना है, उसके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं हमारे उसे चुनने के बाद में। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो हम नेताओं को चुनते हैं, जो प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, उनके द्वारा यदि कोई कार्य करना हो या कोई निर्णय लेना हो तो वह किस प्रकार किया जाता है। इसके साथ ही यदि हम बात करेंगे ग्राम सभा की, तो वह क्या होता है और उसमें लोग किस तरह से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, और किस तरह से अपने ही द्वारा चुने गए अपने प्रतिनिधियों को उनकी जवाबदेही और जवाबदारी का एहसास कराते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में हम यह भी बड़े विस्तार से जानेंगे दोस्तों कि कैसे एक पंचायत, जिसमें सरपंच और पंच होते हैं, मिलकर के गांव में सभी समस्याओं का निराकरण करते हैं। गांव की जो समस्याएं हैं वह कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन पर भी हम विस्तार से इस अध्याय में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ जानकारी है बल्कि उस जानकारी में छिपी हमारे लिए जिम्मेदारी भी है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है यह अध्याय कि आखिर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और प्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को देखिए, यहाँ पे एक सरपंच और उनके पंच बैठे हुए हैं और पूरे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गांव के। ठीक है, समस्याओं पर चर्चा हो रही है, उनके कारण और उनके निवारण पर बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कुछ खास हो रहा है। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। अब दोस्तों, ये ग्राम सभा क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस बॉक्स को, इसमें बताया है ग्राम सभा के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसने वोट दिया हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है।
यानी उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए अथवा उससे ऊपर होनी चाहिए। मतदाता सूची में यानी कि वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तभी वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि आज का दिन बड़ा ख़ास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। कौन से गांव में हो रही है भाई ये बैठक? हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से ला करके गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ भी कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें कुछ इसके लिए पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोस्तों, पानी की समस्या कोई 4 या 6 महीने की समस्या नहीं है। यह समस्या तो हर वर्ष की समस्या है। हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया। अब अनवर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। अब वह उस गांव में कैसे गया? तो वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत ही अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को दोस्तों इसके बारे में पता करने के लिए कहा। आइए अब जानते हैं कि इस बॉक्स में क्या दिया है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। अब छोटे छोटे क्षेत्र को आप इस तरह से समझिए जैसे आपका मोहल्ला है ना, आपकी कॉलोनी। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। हर मोहल्ला, हर वार्ड अपना एक लीडर, अपने एक प्रतिनिधि को चुनता है और यह प्रतिनिधि उस वार्ड के लोगों की आवाज़ होता है। वार्ड के लोगों की समस्या के बारे में जब भी बात रखनी हो तब यह वार्ड मेंबर उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करता है ना। वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। कौन? जब हर वार्ड अपने लिए एक वार्ड मेंबर चुनता है तो प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत का एक दोस्तों सचिव भी होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम सभा क्या होती है अभी हमने जाना था। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का क्या काम है? सचिव का काम होता है दोस्तों ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हो रहे हों उनका ब्यौरा रखना, यानी उनका रिकॉर्ड रखना। किन किन समस्याओं पे आज की ग्राम सभा या बैठक में चर्चा हुई,
उन समस्याओं के निवारण पर क्या चर्चा हुई, कौन कौन से निर्णय लिए गए, कौन कौन से लिए जाने पर चर्चा की गई, यह सारी जानकारियाँ एकत्रित करने का कार्य होता है, ब्यौरा रखने का, रिकॉर्ड रखने का काम होता है सचिव का। अब दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न है, ग्राम सभा क्या होती है? इसका उत्तर तो आपको पता है, हमने दे दिया है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब तक के सड़कों के ऊपर और पानी के ऊपर समस्याओं पर चर्चा की गई है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति देना। दोस्तों हम सभी के पास में एक राशन कार्ड तो होता ही है ना। एक होता है APL का, एक होता है BPL का, ठीक है। एक और भी होता है, वो अति गरीबी रेखा वाला होता है। तो सुनिए, जो वाइट कार्ड होता है वो APL का होता है, और जो ब्लू होता है, नीला कार्ड होता है, वो दोस्तों होता है BPL का कार्ड। समझ रहे हैं आप? तो यह जो गरीबी रेखा का कार्ड होता है, यह क्या बताता है? यह बताता है कि यह जो व्यक्ति है यह गरीबी रेखा में आता है, यानी गरीब उसमें आता है क्षेत्र में, ठीक है। इनको सरकार की तरफ से अनाज इत्यादि सब निःशुल्क अथवा बहुत ही कम दामों में प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों सरकार की ही तो जिम्मेदारी है अपने देश के सभी नागरिकों का ख्याल रखना, उन्हें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति देना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच में दोस्तों खुसुर पुसुर होने लगी। अब खुसुर पुसुर क्यों हो रही होगी, किस बात को लेकर हो रही होगी, और इस खुसुर पुसुर का मुद्दा क्या होगा? तो अक्सर जब नाम लिए जाते हैं तो खुसुर पुसुर इसी बात पे होती है कि लोगों को लगता है कि भाई इस पे तो इनका नाम नहीं होना चाहिए था, कैसे आया? और कुछ को लगता है कि इनका नाम होना चाहिए था तो क्यों नहीं आया। चलिए देखते हैं कि इस गांव में खुसुर पुसुर किस बात पे हो रही है। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का ज़मींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर पुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखा हुआ था। आखिर रखता भी क्यों ना, ज़मींदार जो ठहरा। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की जो पारिवारिक आय है वह देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं इस बॉक्स के ऊपर।
ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इसी तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, जब हमारे सामने हमारे प्रतिनिधि आकर के हमसे हमारी समस्या के कारणों और निवारणों पर चर्चा करते हैं और हम उन्हें सुझाव देते हैं, वहाँ हमें सुझाव देते हैं, आपस में मिल कर के जब कोई निर्णय लिया जाता है तो निश्चित ही उसमें सभी का लाभ छुपा होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो ग्राम सभा है वो क्या करती है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके सभी क्षेत्रों में। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इस तस्वीर में जो आपको दिख रहे हैं वो कौन है? महाराष्ट्र के दो पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ थी? यदि हाँ, तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो दोस्तों, ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी उसमें गड़बड़ी थी, और वह गड़बड़ी थी कि ओम प्रकाश का नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं था, जबकि वह गरीब था। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए आय नहीं जुटा पाता था। और इसके अलावा एक गड़बड़ी यह थी कि जो लोगों के पास में मोटरसाइकिल थी, टीवी था, जो लोग सक्षम हैं, उनका नाम गरीबी रेखा के कार्ड में, गरीबी रेखा की सूची में था। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? इसके बाद है, क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी है जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? सबके लिए यह जवाब दोस्तों अलग हो सकता है, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपने कभी अपनी कक्षा में किसी को सही बात बोलते हुए, किसी अपने सहपाठी को बोलने के लिए डरते हुए देखा है? क्या कम अंक दिए जाने पर भी कई बार ऐसा होता है कि त्रुटि हो जाती है, कॉपियाँ जांचने में कम अंक मिल जाते हैं, तो हमारे सहपाठी या हम ही बोल नहीं पाते कि यह अंक जो है यह कम दिए गए। ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने है तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर उसकी जानकारी हमें दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पहले इस बॉक्स को पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना भी ग्राम पंचायत के काम में आता है। यह ध्यान देने का काम कि सड़कें ठीक तो है, कहीं से ख़राब तो नहीं हो रही, गड्ढे ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं, कहीं बनी ही ना हो, ऐसा तो नहीं है। यह सब कार्य ग्राम पंचायत का काम है। नालियों की बराबर सफाई करवाना, नालियों की देखरेख करवाना, नालियों को बनाना जहाँ पर वह नहीं है उनका निर्माण करना भी ग्राम पंचायत के कामों में आता है। इसके अलावा स्कूलों, भवनों का ध्यान रखना, उनकी मरम्मत करवाना, यह सब कार्य भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है।
पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के जितने भी भवन हैं उनका निर्माण करवाना, और निर्माण अगर हो चुका है तो उनकी मरम्मत करवाना, उनका रखरखाव, यह सब कुछ ग्राम पंचायत के ही काम है दोस्तों। इसके अलावा स्थानीय कर लगाना, यानी जिस स्थान पे रहते हैं, जहाँ जिस स्थान की ग्राम पंचायत है वहाँ पे टैक्स लगाना, कर लगाना और लोगों से उस कर को वसूल करना, इकट्ठा करना, यह भी ग्राम पंचायत के कामों में आता है। गांव के लोगों को रोज़गार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेरोज़गारी की समस्या अधिक हो। बेरोज़गारी एक समस्या है, बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक कारण है ना। तो ऐसी बेरोज़गारी की समस्याएं दूर करने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं। तो उन योजनाओं को आवाम तक, आम लोगों तक पहुंचाना भी सरकारों का काम है। जैसे ग्राम पंचायत का यह काम है कि वह गांव के लोगों को रोज़गार प्रदान करे और उनसे संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं न सिर्फ उसे लागू करे बल्कि उसके विषय में अपने क्षेत्र के नागरिकों को, ग्रामीणों को जानकारी भी दे, उन्हें जागरूक करे। ग्राम पंचायत की आमदनी के क्या स्रोत हैं? अब ग्राम पंचायत इतने सारे कार्य करती है जो पब्लिक के, लोगों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, तो उसकी आमदनी के भी तो कुछ स्रोत होंगे। घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर यानी टैक्स से मिलने वाली जो राशि है वही दोस्तों क्या है, ग्राम पंचायत की आमदनी का एक स्रोत है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वह भी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में आती है। और इसके अलावा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान हैं वह सब भी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में आते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। एक मिनट, सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा, ये यहाँ से शुरू है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? बिल्कुल याद हैं। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के लिए विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। तुरंत की समस्या का हल खोजने का प्रयास किया। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि सचिव का काम ही ब्यौरा दर्ज करना होता है। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? आप जानते हैं ना कि यह सुझाव अनवर ने दिया था। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठी करेगी। अब इस बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने ज़रूरी थे और क्यों? ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोक पंचायत से पूछ सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन 3 में से किसी
एक प्रश्न का उत्तर तो ज़रूर कमेंट में हमें करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दोस्तों पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही तो उसको चुनते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से लोग अपने वार्ड मेंबर को चुनते हैं, फिर पंच, फिर सरपंच, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ग्राम सभा के प्रति जो है ग्राम पंचायत जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है दोस्तों विकास खंड का। यह विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी एक जनपद पंचायत में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति यानी ग्राम पंचायत के ऊपर जिला पंचायत होती है, या इसे हम जिला परिषद कहते हैं। यह तीसरा स्तर होता है। तो पहला हो गया ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया विकासखंड यानी जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरा हो गया जिला पंचायत यानी जिला परिषद। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर यह अध्याय आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करें। इस वीडियो की लिंक को शेयर करें और जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।